टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसमें 48% एमएसएमईज एसएमईज हर साल शट डाउन हो जाते हैं। व्हाट इज द बिग रीजन फॉर दैट? बंद होने के चांसेस कई हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आपने सही प्रोडक्ट को चूज़ किया कि नहीं किया, आपके पास सही एम्प्लॉयज़ आए कि नहीं आए, आपका बिजनेस प्लान कैसा रहा। और बहुत इंपॉर्टेंट जो लगता है कि आपने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे किया। और बहुत सारे तरीके आ गए हैं, बहुत सारे ऑनलाइन गूगल के थ्रू आपको एडवर्टीजमेंट्स आने लगे हैं। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म्स वगैरह, जीएसटी फॉर्म्स वगैरह आ गए हैं जो लोकल लेवल पे आपको अपना ऑफिस सेट करके आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में आ रहे हैं वो शायद उतने एडुकेटेड ना हो, उनसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पा रहे हों जो एमएसएमईज के रिक्वायरमेंट्स हैं। बिकॉज क्या होता है इसमें कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स आपके ज़रूरत की चाहिए एमएसएमईज को, तो वो चाहिए। स्वागत है आपका फिर से हमारे शो एमएसएमई इस हफ्ते में। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि ज़्यादातर एमएसएमईज बिजनेस शुरू कर लेते हैं लेकिन एक्चुअली इनको हैवी प्रोसीजर का पता नहीं होता, फाइलिंग का पता नहीं होता, जीएसटी का पता नहीं होता, क्या फॉर्म्स होते हैं, क्या नॉर्म्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता। तो उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए आज हमारे साथ गेस्ट है मिस्टर आशुतोष सिन्हा, जो हमारे को कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करके बताएंगे कि एग्जैक्टली कंप्लायंस होता क्या है। तो सर का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। वेलकम सर, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो मेरा नाम आशुतोष सिन्हा है एंड आई हैव अराउंड 25 years of experience into various segments, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप्स, इंडियन इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए काम किया है, बिग कॉर्पोरेट्स ऑल्सो, फ्यूचर ग्रुप, डालमियाज, जिंदल एक्सेट्रा। और पूरा 25 साल हार्डकोर एचआर यू कैन से, जहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह भी देखा है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए काम किया है। और हमेशा एचआर के लिए कॉम्प्लायंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक तो हम देखते हैं एचआर में कि रिक्रूटमेंट अच्छा हो, वी हैव अ गुड इनटेक। और दूसरा है कि हम सारे हेल्दी इन्वायरमेंट कैसे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मेंटेन करें ताकि वहाँ पे सारे कॉम्प्लायंस फुलफिल्ड। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसमें 48% एमएसएमईज एसएमईज हर साल शट डाउन हो जाते हैं। तो व्हाट इज़ द बिग रीज़न फॉर दैट? देखिए, रीजंस कैन बी मैनी। जो बहुत स्टार्टअप और एमएसएमई लेवल पे लोग आते हैं कि हमें कुछ अच्छा करना है इन टर्म्स ऑफ दैट, सो उनका इनिशियल फोकस क्या है? आर दे मोर इनटू बिजनेस ओरिएंटेड और आर दे विलिंग टू टेक उसको लंबा करने के लिए? गवर्नमेंट के बहुत सारे फंडिंग के भी ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपको फंडिंग्स वगैरह मिल जाते हैं। तो बंद होने के चांसेस कई हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आपने सही प्रोडक्ट को चूज़ किया कि नहीं किया, आपके पास सही एम्प्लॉयज़ आए कि नहीं आए, आपका बिजनेस प्लान कैसा रहा। और बहुत इंपॉर्टेंट जो लगता है कि आपने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे किया। कहीं ना कहीं देखा गया है, जो हम देखते हैं, हमारा एचआर और फाइनेंस पे फोकस थोड़ा कम होता है एमएसएमईज और स्टार्टअप्स में, जहां हम बिज़नेस को ज़्यादा ध्यान देते हैं और प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बट कहीं ना कहीं वो जो बेस है वो आपका कॉम्प्लायंस और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है या प्रॉपर टीम है आपके पास, तो आप सही जगह पे रजिस्ट्रेशन करते हैं और आप कैसे उसको आगे लेके चलते हैं वो आपके लिए मैटर करता है। तो जो लोग इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो आप प्रॉब्लम में फंसते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट लॉज, एमएसएमईज लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं इंडिया में, और होने भी चाहिए, बिकॉज लॉट ऑफ स्टेक रहता है गवर्नमेंट का भी, कंपनी का भी, सोसाइटी का भी, अपने एम्प्लॉयज़ का भी, फैमिली डिपेंडेंट है। तो कंपनीज बंद नहीं होनी चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है सबको। तो ये फैक्ट है कि बहुत सारे लोग बंद हो रहे हैं, बट बहुत सारी स्टडीज़ को देखना पड़ेगा कि उनमें कौन से रीज़न्स हैं। हाँ, बट कह सकते हैं कि कॉम्प्लायंस भी एक रीज़न होता है जहाँ पे हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखते हैं, करते हैं, मेंटेन करते हैं, और हमारे ऑडिट्स ख़राब होते हैं, हम फंडिंग में कहीं जाते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बेसिकली इंसेप्शन स्टार्ट अच्छा होना चाहिए, जहाँ पे हम एक अच्छे टीम के साथ काम स्टार्ट करें, जहाँ प्रॉपर गाइडेंस मिले आपको, ताकि आप शुरू से आप कॉम्प्लाइंट हों। जैसे कि आपने टर्म भी लिया कंप्लायंस, तो बहुत लोगों को पता भी नहीं होता। तो आपके लिए एक डेफिनेशन क्या है कंप्लायंस की? कॉम्प्लायंस का मतलब ये होता है कि
अगर हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कॉम्प्लायंस का मतलब होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आपने किसी भी काम करने के लिए स्टार्ट किया है उसको, वो वेटेड है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपने फॉलो करके बनाया है कि नहीं बनाया है। बिकॉज बहुत सारी बॉडीज़ है जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्न करती है। आपके कॉम्प्लायंस में पीएफ हो सकता है, ह्यूमन रिलेटेड कॉम्प्लायंस हो सकते हैं, आपके कॉम्प्लायंस में बिल्डिंग रिलेटेड कॉम्प्लायंसेस हो सकते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं उसके अलग नॉर्म्स होते हैं। आप रेस्टोरेंट में भी क्या करना चाह रहे हैं, क्या आप वेज, नॉन वेज, लिकर, डिफरेंट थिंग्स आर देयर। जी। तो आप कौन से प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, किस प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं, तो आपको उस तरीके का डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं। उसको हम कॉम्प्लायंस कहते हैं। और रेगुलर चेकअप्स, मतलब हेल्थ चेकअप्स जैसे हम करते हैं कि एक एज के बाद बोलते हैं लोग कि 35 ईयर्स के आप हो गए हो तो कम से कम 1 साल में हेल्थ चेकअप कराओ जाके। जी। 40 ईयर्स के हो गए हो तो 6 महीने में कराओ। इवन इफ़ यू आर फीलिंग बेटर, कोई ज़रूरी नहीं है आपको कोई बीमारी हो, बट प्रिकॉशंस आर बेटर। तो कॉम्प्लायंस इज़ ऑल्सो अ प्रिकॉशन, जहाँ पे आप अपने आप को सेफगार्ड करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेफगार्ड करते हैं विथ ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। बट अगर हम बात करें कंप्लायंस की, जैसे कंप्लायंस के अंदर जीएसटी फाइलिंग, बहुत सारे प्रोसीजर आते हैं, लेकिन जो छोटे बिजनेस ओनर्स होते हैं, जो छोटे स्तर पे काम करना शुरू करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो ऐसा कौन सा एक की प्रोसीजर है जो उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, दैट वन प्रोसीजर? देखिए, कंप्लायंस के लिए तो कंप्लायंस करना पड़ेगा। जी। आप उसको अगर छोड़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम में ही आएंगे। तो आपको, आप स्टार्टअप ही हैं या छोटा ही बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या आप अगर फॉर एग्जांपल एक छोटा सा चाय पॉइंट ही खोलना चाह रहे हैं एज अ इंडिविजुअल, कि हमें कुछ अपना करना है और चाय पॉइंट खोलना चाह रहे हैं, जैसे ही आपने एक बोर्ड लगा दिया कि आपका कंपनी का नाम क्या है या चाय पॉइंट का नाम क्या है, और जैसे ही आपने मॉनिटरी टर्म में उसको स्टार्ट किया कि आप पैसे ले रहे हैं थ्रू योर बैंक और यूपीआई एक्सेट्रा, तो आप उस लीगल कॉम्प्लायंसेस पोर्टफोलियो में आ जाते हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़रूरी है कि आप, जैसे हम बोलते हैं कि अगर हम कभी बीमार होते हैं तो हमें सही डॉक्टर को मिलना चाहिए। मीन्स जी। हेडेक है तो हेड के डॉक्टर को ही मिलो, और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको मिलो। मीन्स डॉक्टर्स भी वही होते हैं जो सारे पढ़ाइयों को करके, बट स्पेशलाइजेशन। बट कुछ कॉम्प्लायंस है जैसे जीएसटी एंड ऑल है, जहाँ पे वो आपको वही लोग आपको हेल्प कर पाएंगे जो उसमें मास्टर हैं। तो बहुत सारे तरीके आ गए हैं, बहुत सारे ऑनलाइन गूगल के थ्रू आपको एडवर्टीजमेंट्स आने लगे हैं। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म्स वगैरह, जीएसटी फॉर्म्स वगैरह आ गए हैं जो लोकल लेवल पे आपको अपना ऑफिस से सेट करके आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें एज अ बिज़नेस ओनर या हमें उन्हें ढूंढना चाहिए, और जो हमें सही लगता है उसके साथ उसको इनरोल करके काम करना चाहिए, ताकि वो हमारे डॉक्यूमेंटेशन को ठीक तरीके से मेंटेन करे, तो जी, इवन इफ़ वी आर नॉट अवेयर अबाउट जी, इट। तो जैसे मैंने छोटे बिज़नेस की बात करी, बिज़नेस ओनर्स की बात करी, तो जब हम ये स्टार्टअप करते हैं तो इनिशियल के 6 महीने में कौन-सा डॉक्यूमेंटेशन सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? जैसे कि आपने मेंशन करा कि कुछ टाइम हो गया है तो चेक करते रहो, उसको चेक करते रहो, लेकिन इनिशियली जो स्टार्ट करें तो उनको कौन-सा डॉक्यूमेंटेशन ध्यान देना चाहिए? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन तो आपके सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। जो भी आप कंपनी को खोलने के लिए इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स जो आपका सीए या सीएस बताते हैं, या आप जाके रजिस्ट्रेशन करते हैं एमएसएमई में जाके, और वो जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। अगर आप फुलफ़िल कर, मान लीजिए कि पीएफ का नॉर्म है, जैसे जी। एम्प्लॉयज़ का नॉर्म है कि आप इतने लोगों पे ही पीएफ लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए। उसमें ईएसआईसी का नॉर्म है कि इतने लोगों तो आप ईएसआईसी के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। जीएसटी का नॉर्म है कि बिलिंग हो या नहीं हो, आपको जीएसटी नंबर लेके ही कंपनी खोलनी चाहिए और ज़ीरो रिटर्न फाइल करना चाहिए जब तक आपकी बिलिंग स्टार्ट ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए सारे ही डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। हमें उसका यूज़फुलनेस देखना चाहिए, एप्लीकेबिलिटी देखना चाहिए, और फिर डिसाइड करना चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हैं, वो तो मस्ट है, वो चाहिए ही चाहिए। भले ही आपके पास कोई कॉम्प्लायंस रिलेटेड कोई आ नहीं रहा हो, या गवर्नमेंट से कोई नहीं आ रहा हो ऑडिट करने या देखने, बट आप अपने पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन को रेडी रखिए, ताकि जब आप बड़े हो रहे हों या आप जब ठीक हो रहे हों या 1 साल हो गया, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फाइलिंग में ज़रूरत पड़ेंगे।
तो आपको शुरू से वो डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए जो छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको प्रॉब्लम से दूर रखे। बट लोगों को इतना एक्चुअली नॉलेज नहीं होता है इस चीज़ के बारे में, तो हाउ टू उनको एजुकेट कैसे करें इस चीज़ के ऊपर? देखिए, जैसे आप लोग भी एक अच्छा काम कर रहे हैं जहाँ पे आप अपने पॉडकास्ट के थ्रू, चैनल्स के थ्रू, राइटअप्स के थ्रू एडुकेट कर रहे हैं। जी। और आप यूट्यूब एक बहुत बड़ा माध्यम है जहाँ पे आप जाके आप एक कोई भी चीज़ डालते हैं, आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप उस पे जाके सॉल्यूशंस देख सकते हैं। गूगल पे आप कुछ भी डालते हैं, आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। बहुत सारे लोग हैं अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें अगर नहीं पता है तो एटलीस्ट हम उन मीडियम्स को जाएं, उन लोगों से इंटरेक्ट करें, उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करें जो कि ओपन प्लेटफॉर्म पे भी, यूट्यूब, वेरियस चैनल्स, इंस्टा चैनल्स पे बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं, ज्ञान एडुकेट कर रहे हैं लोगों को। तो उनसे समझ के हमें उनके थ्रू हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आपको इस सेक्टर में काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, तो आपको क्या लगता है कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा हैवी कंप्लायंस होता है? F&B, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, कौन सा? ऐसा हम नहीं कहेंगे बिकॉज सिंस आई हैव वर्कड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। जी। हमारे लिए स्टार्टअप भी उतना ही इम्पोर्टेंट था, हमारे लिए फ्यूचर ग्रुप जो रिटेल था वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट था, मैन्युफैक्चरिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट था। सारे सेक्टर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं बिकॉज आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन और एज अ एम्प्लॉय आप उसी जगह पे फोकस करके आप काम करते हैं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन नहीं है कि हम इस रेस्टोरेंट में खाना खाएं या उस रेस्टोरेंट में खाना खाएं, जी। यहाँ का खाना अच्छा है या वहाँ का खाना अच्छा है। जी। जब आप उसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉम्प्लायंस कर रहे हैं तो वही उतना 100% इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है। इवन इफ ये 4 लोगों के से आपने स्टार्ट किया हो या 400 लोग हों या 4000 लोग हों, तो मेरे हिसाब से तो वो तो गीता है। कॉम्प्लायंस इज़ काइंड ऑफ ए गीता फॉर एवरीबडी। उनको सबको पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए और फुलफ़िल करना आना चाहिए। तो लोग सोचते होंगे कि इंडस्ट्री वाइज कैसे कॉम्प्लायंस कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, बट मेरे हिसाब से सारे इंडस्ट्रीज़ इम्पॉर्टेंट हैं, उनको प्रॉपर फुलफ़िल करना चाहिए। तो लाइक एक सर्वे आई थी जिसके हिसाब से 20 to 25% MSMEs का टाइम कंप्लायंस को कंप्लायंस में लग जाता है। उसकी जो कॉस्टिंग होती है 10 to 15% कॉस्टिंग MSMEs की कंप्लायंस में लग जाती है। तो व्हाट इज़ द बिग रीज़न फॉर दिस? इट कैन बी जो लोग MSME रजिस्ट्रेशन में आ रहे हैं वो शायद उतने एडुकेटेड ना हो, जी। उनसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पा रहे हों। जो MSMEs के रिक्वायरमेंट्स हैं, बिकॉज क्या होता है इसमें कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स आपके ज़रूरत की चाहिए MSMEs को, तो वो चाहिए, जी। तभी वो आपको एक ग्रीन टिक देगा कि आप स्टार्ट करो। जी। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो उसमें गैप्स आते होंगे और उसमें डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स होते होंगे। तो MSMEs का टाइम उधर जा रहा है जहाँ पे वो लोगों को एडुकेट भी कर रहा है और इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और डिपेंड करता है कि क्योंकि MSME एक बहुत ही बड़ा ओपन प्लेटफॉर्म है, लोग छोटे छोटे शहरों से, लोग छोटे छोटे गाँव से भी अपने रोज़गार या अपने ऑर्गेनाइजेशंस को रजिस्टर कर रहे हैं। तो वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ क्या है, कैसी है? इट कैन बी बोथ वेज, मतलब कि कुछ गवर्नमेंट बॉडीज़ की भी MSMEs की भी दिक्कतें हो सकती हैं, कुछ हमारे एज ए इंडिविजुअल की भी दिक्कत हो सकती है कि हम जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, हमारा क्या जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी है हमारे शहर का या गांव का, वो हमें वो डॉक्यूमेंट्स फुलफ़िल करा पा रहा है कि नहीं करा पा रहा है, रेंट एग्रीमेंट्स हम सही बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, हमारा जो लीगल एडवाइज़र है वो सही डॉक्यूमेंट दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। तो बहुत सारी जगहें, चीज़ें हैं, हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन सही हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब तक MSME को पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, वेरीफाइड नहीं मिलेंगे, उनका बंदा जाके चेक कर नहीं लेता है कि ये कंपनी वहाँ रजिस्टर हो गई है और सब कुछ ठीक है, तब तक वो प्रॉब्लम्स आते रहेंगे लोगों को। तो माइट भी डिले उस लिए भी हो रहा हो। तो दोनों लोगों को साथ में मिलके मेरे ख्याल से काम करना है। तो जैसे अब हम टेक्नोलॉजी के ऊपर जाते हैं कि अब तो वी आर लिविंग इन 2025, तो टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ गई है। तो हाउ टेक्नोलॉजी इज़ हेल्पिंग कंप्लायंस, अगर हम इन दोनों में एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर बनाएं तो ये कैसे कंप्लायंस सेक्टर को हेल्प कर रहा है टेक्नोलॉजी? देखिए, टेक्नोलॉजी तो हेल्प कर रहा है इन द सेंस जहाँ पे हम ह्यूमन एरर को माइनस कर रहे हैं, जहाँ पे ह्यूमन एरर कर सकता है। जी।
और जहाँ हम लोग जो फुली डेडिकेटेड हमारे साथ नहीं काम कर रहे हैं, लेथार्जिक होंगे या नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क फॉर, तो वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी आपको अनबायस्ड अप्रोच के साथ काम करता है। तो टेक्नोलॉजी भी बेसिकली क्या है कि जो आप डेटा डालते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप देते हैं, वो वही पिक करता है एज़ पर जो आप उसमें आपने चेक्स लगाए हुए हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरीफाई हों, कैसे। तो वहाँ पे क्या है कि टेक्नोलॉजी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, जो एक आपके डॉक्यूमेंट्स को भी वेट कर दे रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें आधार कार्ड डालना है, तो हम अगर जानकार नहीं हैं या हम शॉर्टकट लेना चाहते हैं, तो पहले क्या होता है, नॉन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में काम करेंगे तो हम एक वाइट डॉक्यूमेंट भी अगर हम डाल देते हैं, एक पेजर भी डाल देते हैं, रेंट रिसिप्ट डाल देते हैं, वो पहले शायद आधार वेरीफाइड करके कर दे कि एक डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया। जी। बट जब टेक्नोलॉजी आ गया उसके ऊपर, तो वो वेरीफाई करेगा आपके पॉइंट्स के ऊपर कि आधार कार्ड ही है कि नहीं, उसको रेलेवेंट है कि नहीं डॉक्यूमेंट, और तब वो टिक करेगा। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जा रहे हैं। आपके टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके जैसे कि आपके ड्यूज़ कब आ रहे हैं, आपका लाइसेंस है कोई, वो कब नेक्स्ट रिन्यूअल होने वाला है, आपके डॉक्यूमेंट्स और भी क्या डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, कब वो एक्सपायर होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आप उसको देख सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर फीड कर दिया है उस डॉक्यूमेंट को, तो आपको ट्रैकर डैशबोर्ड आ जाता है जहाँ पे आपको कौन सा लाइसेंस कब एक्सपायर हो रहा है, क्या उसके लिए करना है, कहाँ पे जाके आपको उस लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, रिन्यू के लिए क्या करना है। तो टेक्नोलॉजी भी बहुत सारा हेल्प कर रहा है, जो आपको एक एक वेरीफाइड और एक एडुकेटेड कॉम्प्लायंट एम्प्लॉई या बंदा आपको सपोर्ट कर सके। तो अगर मैं बात करूँ लार्ज कॉर्पोरेट मॉडल्स की, तो आजकल का ये जो कंप्लायंस है, क्या वो उन पे भी बेस्ड है, लार्ज कॉर्पोरेट मॉडल्स पे? बहुत ज़्यादा बेस्ड है। लार्ज कॉर्पोरेट तो और ज़्यादा, उनको तो और ज़्यादा कॉम्प्लायंस रखना है, इवन इफ़ दे आर ह्यूज कंपनीज, क्योंकि ब्रांड इमेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता जी। है ना। आपको आपके इतने लोगों का स्टेक है आपकी कंपनी के ऊपर, आप आगे ग्रोथ कैसे करना चाह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स के साथ काम करते हैं, आप बैंक्स के साथ काम करते हैं, आप गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ काम करते हैं, आप एजुकेशन सेक्टर में उनके साथ CSR के लिए काम करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप केवल अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अब जब आप बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं एज ऑर्गेनाइजेशन, तो आप सोसाइटी के लिए करते हैं, आप एनवायरनमेंट के लिए करते हैं, आप सब बहुत चीज़ों के लिए करते हैं। अब उसमें अगर आपका कोई कॉम्प्लायंस वीक है या नॉन कॉम्प्लायंट हो, और कोई आके आपके ऊपर चालान करता है, एक बैड माउथ होता है, आपका नाम आता है कि आपने ये कॉम्प्लायंस फुलफिल नहीं किया है। बहुत जगह गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग हो गई है कि कितने भी बड़े कंपनी हो आप, अगर आप ये चीज़ें नहीं हो, डिफ़ॉल्टर हो, तो कंपनी बंद भी हो जा रही है आजकल। तो इतने लोगों का जॉब, इतने लोगों का आपका बिजनेस, बहुत सारा ऐसी चीज़ स्टेक पे है। तो बड़ा या छोटा मैटर नहीं है यहाँ पे, जितना बड़ा है उसको तो और ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक देखना है कि उसके कॉम्प्लायंस और ज़्यादा कितने स्ट्रांग हैं फ्यूचर को देखते हुए तो भी। ये जो MNCs वगैरह होती हैं, तो वो भी पूरा का कंप्लायंस वगैरह का ध्यान बिल्कुल देती होंगी? बिल्कुल। और MNCs और इंटरनेशनल बॉडीज़ जो हैं या गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं लोग, उनके ऑडिटर्स भी वैसे ही होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ एक डिफरेंस की, तो इंडिया और फॉरेन कंट्रीज में क्या डिफरेंस है रिगार्डिंग दिस कंप्लायंस? डिपेंडिंग ऑन कंट्रीज, है ना। जी, डिपेंडिंग ऑन सारे कंट्रीज, हाँ, यस। सारे कंट्रीज, सिंस आई हैव वर्कड विद ऑर्गेनाइजेशन जो मल्टीपल कंट्रीज में थे, जी। तो कुछ कंट्रीज हैं जो बहुत स्पेसिफिक हैं कि कॉम्प्लायंट होना चाहिए, कुछ कंट्रीज हैं जो बोलते हैं ठीक है हम देखते हैं बिजनेस फिर आगे सोचेंगे। जी। तो क्योंकि इंडिया इज़ अ स्टार्टअप जोन और डेवलपिंग कंट्री और बहुत कुछ है जहाँ फोकस है बाहर के टाई अप्स के ऊपर, बाहर के आपके वेंडर्स हैं बाहर से जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सप्लाई कर रहे हैं सामान, तो आपको दोनों के साथ टाई अप बना के रखना है। और उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एक इंटरनेशनल बड़ा कंपनी या इंडियन लेवल पे कोई बड़ी कंपनी काम कर रही हो। सी कंप्लायंस कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जो कुछ नया है या कुछ अलग से हो रहा है। वी एज अ एम्प्लॉई हैव टू मेंटेन दैट कंप्लायंस। एग्जैक्टली। अगर ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप वो GST फाइल नहीं कर रहा है, जी।
है ना, या ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं खोलता है कि हम कभी 1 साल 2 साल 6 महीने में बंद कर बहुत दें सारी उसको। ऐसी शॉप्स वगैरह होती हैं इंडिया में, तो ये- काफ़ी ज़्यादा लोग जीएसटी रजिस्टर नहीं करते हैं, ऐसी अपनी दुकान वगैरह चला रहे होते या हैं। तो वही है वहाँ पे, एक तो उनको लगता है कि हम मैनेज कर लेंगे, हम्म। और इंडिया में जो पुराना कल्चर था कि चलो हम कुछ दे के निकल जाएंगे, जी। है ना, तो वो चीज़ें अब जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ नाउ गोइंग टू डिजिटाइजेशन, और ऑनलाइन, और बहुत सारा क्लाउड पे आ रहा है, बहुत सारी चीज़ों को मैप किया गया आपके आधार पैन के साथ, बैंक के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस को भी मैप किया जा रहा है, बॉडीज़ के साथ मैप किया जा रहा है। तो धीरे धीरे करके ये जो प्रॉब्लम्स लोग करते थे अब वो नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट चाह रही है, और एम्प्लॉयर्स को भी चाहिए कि वो वही उसी को देखें जहाँ वो लॉन्ग टर्म में अपना बिजनेस कर सकें। सो बैक टू आवर कंट्री इंडिया, तो अगर मैं बात करूँ इंडिया में कोई ऐसे स्कीम्स वगैरह या कोई ऐसे योजनाज वगैरह अवेलेबल हैं कंप्लायंस सेक्टर के लिए? गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाह रही है, और गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स वगैरह, जैसे आपका भी है, इट्स अ जी काइंड ऑफ ए स्कीम या वेयर आप इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, इवन थ्रू अ काइंड ऑफ ए स्टार्टअप और ए चैनल, मतलब कि जहाँ पे आप गवर्नमेंट क्या चाह रही है करना, और आपने एक प्लेटफॉर्म किया है जिस पे लोग समझ सके, देख सकें, और जो गवर्नमेंट चाह रही है वही आप भी चाह रहे हो करना। यू आर काइंड ऑफ अ एजेंट जहाँ पे आप उस बात को स्प्रेड कर रहे जी। हैं। तो ऐसे और लोग भी आ रहे हैं, बता रहे हैं कैसे करना है, क्या करना चाहिए, जहाँ पे गवर्नमेंट के चीज़ों को हम फुलफ़िल कर सकें। तो हमने बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की बात करी, तो हम थोड़ा प्राइवेट के ऊपर शिफ्ट होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में कोई रिफॉर्म्स आना चाहिए, और गवर्नमेंट और प्राइवेट कंप्लायंस में क्या डिफरेंस है? सी, कितना भी बड़ा प्राइवेट हो, जी। इट हैज़ टू बी गवर्न्ड बाय अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट है ना। इफ़ एग्जैक्टली। यू आर इन द ऑन द लैंड ऑफ इंडिया, या तो इंडिया के रूल्स आपको एप्लीकेबल होंगे। डेफिनेटली। आपके कौन से स्टेट में आपने कंपनी खोला है, उस स्टेट के रूल एप्लीकेबल होंगे। कुछ कॉम्प्लायंस आपके सेंट्रल कॉम्प्लायंसेस होते हैं, कुछ आपके स्टेट ड्रिवन कॉम्प्लायंसेस होते हैं। जी। पीएफ वगैरह सेंट्रल हो गया, स्टेट ड्रिवन आपका कुछ स्पेसिफिक टू दैट स्टेट होगा। जी। तो 101% इट हैज़ टू बी मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट, नहीं तो हम पता नहीं और क्या कर लें, है ना। मोर इनटू लुकिंग एट द प्रॉफिटेबिलिटी, शायद हमारा दिमाग कुछ और अलग तरीके से चलना लगे, और हम कुछ और ही गलतियां करने लगें, जो बाकी जाके एक स्टेक पे आके कहीं ना कहीं अपने जो जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे वेंडर्स हैं, फिर वो पूरी छूट मिल जाती है कि बिल्कुल, वी कैन हाँ। डू एनीथिंग। तो वो 101% गवर्नमेंट का तो एक रिस्ट्रिक्शन, रेगुलराइजेशन, गवर्नेंस, रिपोर्टिंग, चालान, जितने भी चीज़ें गवर्नमेंट ने कर रखी है वो बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम उसको चेक कर सकें हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं और सही कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर मैं बात करूँ इसी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में रिफॉर्म्स की, तो क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे अवेयरनेस वगैरह, या किस टाइप की कैंपेन्स वगैरह चला सकते हैं? बहुत सारे लोग आ गए हैं अभी जो हेल्प कर रहे हैं गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स के लिए भी। जी। बिकॉज़ क्या होता है कि आप बहुत बड़े कॉरपोरेट हैं, बट आपको कहीं ना कहीं आपके जो वेंडर्स हैं, या जिनसे आप सामान ले रहे हैं, या जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जी। या जो आप जिनसे सर्विसेज ले रहे हैं, वो भी कॉम्प्लायंट होने चाहिए। क्योंकि आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बन जाते हैं। आपके यहाँ अगर मान लीजिए कोई हाउसकीपिंग का भी 50 लोग या सिक्योरिटी का भी 50 लोग काम करता है एज अ एम्प्लॉय, तो एज अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी जिस भी सर्विस एजेंसी के थ्रू आया है, उसने उसको अगर वो 2 दिन का भी सैलरी है तो पे किया कि नहीं, जी। उसने 2 दिन का भी उसका पीएफ जमा किया कि नहीं। वो गवर्नमेंट बोलती है अगर एक दिन भी कोई आपके यहाँ काम करता है तो आपको उसको एक दिन का भी सैलरी देना है, एक दिन का भी पीएफ जमा करना है, Definitely. एक दिन का ईएसआईसी करना है। जी। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आके तो जो गवर्नमेंट के साथ साथ ये जो बॉडीज़ हैं या कॉरपोरेट्स हैं जी। या बहुत सी एजेंसीज आ गई हैं, बहुत सारे लोग आ गए हैं जो पुराने रिटायर करके उन्होंने स्प्रेड करने के लिए कि कॉम्प्लायंस क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, उसके प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं, तो बहुत सारे लोग अब स्टार्ट कर दिए हैं जहाँ पे उनको एडुकेट कर रहे हैं लोगों को। जी। तो अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं लोग, क्योंकि एवरीबडी हैज़ टू बी कॉम्प्लायंट। जितने भी लोग आपके साथ हैं सब कॉम्प्लायंट होने चाहिए। हाँ, तो एक है योर स्टोरी करके, उनकी एक रिपोर्ट है जिसमें हर 15 मिनट में एक स्टार्टअप लॉन्च होता है।
तो आपको क्या लगता है हर स्टार्टअप का कंप्लायंस रेडी होता होगा या फिर वो स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी कंप्लायंस? अच्छा है, हर 15 मिनट पे एक स्टार्टअप लॉन्च जी, हो रहा है, जी। बिकॉज लॉट ऑफ जो एस्पिरेशंस थे हमारे वो फुलफिल हो रहे हैं। इंडिया डेवलपिंग कंट्री, और हम अगर अच्छे तरीके से उसको सस्टेन कर लेते हैं तो हम बहुत सारे लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, लाइवलीहुड दे रहे हैं, बहुत सारे वेंडर्स के लिए साथ हम काम कर रहे हैं। रिपोर्ट आ रहा है कि स्टार्टअप लॉन्च हो रहा है, वैसे ही आपको रिपोर्ट ये भी आ रहा है कहीं ना कहीं कि इतने स्टार्टअप्स बंद हो रहे हैं, जी। है ना। तो दोनों इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे एक खुल भी रहा है और एक बंद भी हो रहा है। तो ये जो बीच का जो टाइम है, दैट इज़ योर कंप्लायंस जैसा एंड हेल्दी बिजनेस, तो वो फुलफिल करना ज़रूरी है। और जो सही नहीं करेगा वो तो बंद होगा, होना भी डेफिनेटली। चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो वो क्या करने वाला है या क्या करना चाह रहा है। क्योंकि इनिशियली मैंने मेंशन करा था कि 48% बिजनेस हर साल बंद होते हैं, तो वो तो डिफरेंस पता चल ही जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो अगर मैं एक और मतलब बात करूँ गवर्नमेंट से, अगर आप एक मैसेज पहुंचाना चाहेंगे उनको कि कोई एजुकेट करने के लिए कंप्लायंस के लिए अगर उनको एक चीज़ ऐड ऑन करना होगा तो वो क्या चीज़ होगी? सी गवर्नमेंट जितना भी अभी स्टेप्स ले रही है, बिकॉज गवर्नमेंट के साथ भी जो हमें समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम है, बिकॉज हर 15 मिनट में एक स्टार्टअप आना, जी। है ना, इट्स अ ह्यूज टास्क इट्स अ टू ह्यूज मैनेज। टास्क, एग्जैक्टली। और डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे वो हो रहा होगा, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, अलग लैंग्वेजेस, अलग गवर्नमेंट बॉडी, सारी चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से और भी कुछ स्टेक होल्डर्स अपॉइंट करने चाहिए, जी। जहाँ पे वो उनके थॉट्स को स्प्रेड करे और बातें करे, बिकॉज हम गवर्नमेंट को रीच करने में डरते हैं कभी कभी, जी। है ना, कि फंस ना जाएं, हमने सही किया है कि नहीं किया है, हम कहीं गलत कुछ ऐसा ना कर लें और गवर्नमेंट की नज़र में आ जाएं और गवर्नमेंट हमें कहीं पेनल्टी ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक वो थोड़ा और फ्रेंडली वे में, अगर गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ साथ कुछ और भी बॉडीज़ आ जाएं जहाँ पे उनको ऑथराइज किया जाए, उनके स्मॉल ब्रांचेस खोले जाएं, अलग अलग स्टेट्स बॉडीज़ कुछ हो जाएं, जहाँ पे उनको कुछ हम और इन्फॉर्मेशन दे सके उनके साथ, और उनको और अगर कोई एक ऑफिस जैसा क्रिएट हो जाए कि आप कंपनी खोलना चाह रहे हैं, हमारा यहाँ पे सेंटर है, जैसे आधार सेंटर है, जी। आप आधार में कोई भी चेंजेस करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन नहीं हो रहा, आप हमारे सेंटर आ जाइए, जी। हम आपको वहीं करके आपको सब कुछ करके फ़ोटो खींच के नया आधार आपको दे 15 देते दिन हैं। 20 दिन में आपको मेल पे आ जाएगा, कुरियर आ जाएगा। जी। तो कुछ ऐसे ऑफिसेज हम खोलें, कुछ ऐसे लोगों से टाई अप करें जो गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करें, जहाँ पे ये जो इतना बड़ा बंद होने का जो रेशियो है, विच इज़ वेरी बैड, कोई किसी का पैसा लग के वेस्ट हो रहा है, कुछ लोगों की नौकरियां जा रही हैं, अचानक से कोई स्टार्टअप बंद हो जा रहा है और एमएसएमई बंद हो जा रहा है, तो उसको हम कैसे गवर्नमेंट करें या कैसे हम उसको एक देखें कि हैंडल करें उनको, ताकि वो लोग उनको डर ना हो कि हम कहीं मिलने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, तो हम हमारे ऊपर कुछ नेगेटिव तो नहीं होगा। जी। तो हम एज ए इजी कॉम्प्लायंस भी वो काम करते हैं, जी। जैसे कि हम वी रिप्रेजेंट इजी कॉम्प्लायंस। तो इजी कॉम्प्लायंस अगेन एक डैशबोर्ड है, जी। रेगुलेटरी टेक डैशबोर्ड है, जहाँ पे हम, आप किसी भी स्टेट में हो, हम उस डैशबोर्ड पे आपको उस स्टेट के लॉ से सिंक कर देते हैं। ओके। तो आपको हमारे डैशबोर्ड पे आना है और आपको बताना है कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, जी। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आप कौन सी इंडस्ट्री में है, और जैसे ही आप ये चीज़ें डालेंगी, आपका इंडस्ट्री मैपिंग के थ्रू स्टेट वाइज लॉज मैप्ड हो जाएंगे कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको इस स्टेट में एप्लीकेबल हैं, रिलेटेड टू ह्यूमन एम्प्लॉयज़ और रिलेटेड टू प्रेमाइस। और उस पर फिर हमारे लोग सपोर्टिंग टीम भी है, जहाँ पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप एज अ डैशबोर्ड भी ले सकते हैं। लोग बोलते हैं मेरी अपनी एचआर टीम है, मेरी अपनी कॉम्प्लायंस टीम है, तो आप केवल डैशबोर्ड लेके भी देख सकते हैं, और उसमें रियल टाइम पे आप देखते हैं कि आपका कौन सा लाइसेंस कब एक्सपायर हो रहा है। आप जैसे हमने बात किया था कि आधार ही डाला कि नहीं डाला, जी। तो वो उसको भी मैप करता है, उसको भी सिंक करता है कि आपने सही डॉक्यूमेंट डाला कि नहीं डाला, और उसमें मेकर चेकर रिव्यूअर हमने डाला हुआ है, ताकि आप कोई भी चीज़ में गलती ना करें और आप एक ऑडिट रेडी हो जाएं। तो लाइक अगर मैं बात करूँ एनवायरमेंटल नॉन कंप्लायंस की, तो उसकी वजह से 28,000 कंपनीज़ को वार्निंग मिली है बंद होने के लिए।
और 2616 कंपनीज़ को बंद करने के लिए बोला गया है। तो आपको क्या लगता है कि ग्रीन रेगुलेशन अवेयरनेस काफ़ी कम है इंडिया में? जी, अवेयरनेस हमारा अगर हम देखें, हमारा इंडस्ट्रियल ज़्यादा था पहले, जी, है ना? और धीरे-धीरे रिवॉल्व करके हम टेलीकॉम में आए और इंश्योरेंस सेक्टर में आए, जी, रिटेल में आए। तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है आपका, आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कैसी है, आप क्या प्रोडक्ट वहाँ बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उस बेसिस पे कुछ जो नॉर्म्स हैं वहाँ पे आप फुलफ़िल नहीं कर पाते होंगे शायद से। आप एक बहुत बड़ा प्लांट लगाते हैं तो आप कोई शायद एग्रीकल्चरल लैंड को देख रहे होंगे और वहाँ पे एग्रीकल्चर कम हो रहा होगा। तो अलग-अलग चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पे आप वहाँ पे जाके शायद स्टक हो जाते हैं। बट क्योंकि हम सोसाइटी के लिए काम करते हैं, क्योंकि हम एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है या जो नेचर ऑफ बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उससे हमें भी पता है कि उससे क्या फ्यूम्स आ रहे हैं या क्या वेस्ट मटेरियल आ रहा है या हमने कैसे इस इन्वायरमेंट को ख़राब किया होगा शायद। तो हमें एज ए रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योर ऑल्सो उस लोकेलिटी, उस सोसाइटी, उस लाइवलीहुड को ठीक रखना चाहिए जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज बहुत सारी चीज़ें करती हैं, एनजीओज खोलते हैं, जी, सीएसआर के थ्रू काम करते हैं। हाँ, बट कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है बिकॉज वो वही डर नहीं है शायद जी, कि हम कैसे करें, क्या करें, चल जाएगा, आज करके देख लेते हैं। बट अगर हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं एज अ बिजनेस ऑल्सो, जी। तो हम शायद उस सोसाइटी और उस स्टेट या इंडिया के लिए बेटर काम कर सकें, थॉट लाएंगे तो चेंजेस आएंगे। तो जैसे अगर मैं बात करूँ एमएसएमईज़ की, तो उनको अलग-अलग पोर्टल पे जाके अलग-अलग चीज़ों की फाइलिंग करनी पड़ती है। तो ये फ्रेगमेंटेशन एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है कि अलग-अलग पोर्टल्स पे जाना है एंड ऑल ऑफ दिस? सी हम भी इंडिया में उधर डेवलपमेंट में ही जी, है ना, ऑन द आईटी फ्रंट। जी, हम कहते हैं एआई आ गया है लेकिन एआई कितना आया है पता नहीं है। जी, तो कहीं ना कहीं अभी या पॉइंट्स हैं जो आप कह रहे हो कि हमें अलग अलग चीज़ों के लिए अलग जगह जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है। धीरे धीरे जाके वो सिंक हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट भी बैक में वो काम कर रही है ताकि कोई भी एंटरप्रेन्योर हो या एम्प्लॉयर हो, कोई बिजनेस खोलना चाह रहा हो तो कितना ईज़ में वो खोल सके। अभी कुछ जो प्रॉब्लम्स आ रही है बिकॉज वो हम चेंज पे हैं, हम अभी एक स्टेप पे हैं, सेकंड स्टेप डेवलपिंग पे जाना कंट्री। है, डेवलपिंग पे जाना है। तो बहुत कुछ है जहाँ पे हम उसको करें। जैसे हम लोग ही किसी कंपनीज का पेरोल बनाते हैं जी, तो हम पीएफ के लिए अलग साइट पे जाते हैं। आगे जाके गवर्नमेंट कर रही है जहाँ पे हम हमारे से ही सॉफ्टवेयर से किसी के भी सॉफ्टवेयर से पीएफ साइट सिंक हो जाएगा। ओके। तो आप आपका ईज़ हो जाएगा जहाँ पे आप कोई प्रॉब्लम्स आपके दूर हो जाएंगे। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, मैं स्मॉल बिज़नेस के ऊपर वापस आना चाहूँगी कि ये जो हमारे जो स्मॉल बिज़नेस ओनर्स हैं, वो लेट फ़ी या फिर नॉन फाइलिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं कभी-कभी। तो गवर्नमेंट को क्या पहले साल में ये चीज़ माफ़ कर देनी चाहिए, थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए इस चीज़ के ऊपर, मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। ताकि वो छूट मिल जाएगी हाँ, फिर? छूट मिल जाएगी, फिर हम उस टेंडेंसी में चले जाते हैं, आज माफ़ हो गया तो कल भी माफ़ हो जाएगा, जी, क्या फ़र्क पड़ता है, देख लेंगे, कर लेंगे। जी। तो पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है। हुँ, तो जो ज़रूरत है, अगर मंथली फाइलिंग करना है तो मंथली फाइलिंग होना चाहिए। हुँ। नहीं हुआ तो क्या उसके इम्प्लीकेशंस हैं वो जाने चाहिए। सी हम जो कंप्लायंस कर रहे हैं वो हम एज ए एम्प्लॉय करते हैं, जी, है ना? जी। बट फंसेगा कौन? फंसेगा प्रमोटर, फंसेगा डायरेक्टर, फंसेगा जो स्टेक होल्डर है वहाँ का। जी, तो अगर हमको ऑर्गेनाइजेशन को सेफ रखना है, उस पर्सनैलिटी को सेफ रखना है, जी। तो हमें कंप्लायंस रेगुलरली करने चाहिए ताकि सारे लोग उस स्टेक पे ना आएँ। ओके। तो छोटे-छोटे चीज़ों में भी आपको हमें टाइमलाइन्स को मैच करना चाहिए। ओके, और लाइक मैं इसको एंड करना चाहूँगी, आप हमारे दर्शकों को कोई शॉर्ट सा मैसेज देना चाहेंगे रिलेटेड टू कंप्लायंस और एनीथिंग आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? कॉम्प्लायंस तो एज़ आई टोल्ड यू, कॉम्प्लायंस तो मेरे हिसाब से उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। जी, आप 18 इयर्स के नहीं हैं तो ड्राइव नहीं कर सकते हैं। ड्राइव आ भी गया है तो लाइसेंस चाहिए, जी, है ना? अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो आपको कार के हंड स्टीयरिंग पे बैठना भी नहीं चाहिए और कार स्टार्ट भी नहीं करना चाहिए। जी, तो कंप्लायंस वही है जहाँ पे बहुत बेसिक से समझा दिया
कि कितना इम्पोर्टेंट है और फुलफ़िल करना चाहिए, बिकॉज़ कंप्लायंस हेल्प्स यू इन योर ग्रोथ। अगर आप पहले से डॉक्यूमेंटेड हैं, राइट डॉक्यूमेंटेड हैं, ऑडिटेड डॉक्यूमेंटेड हैं, तो कहीं न कहीं आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। आप बहुत सारे योजनाओं में आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आप बैंक से लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी से टाई अप कर रहे हैं तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स को देख के वो आपको आपके साथ बिज़नेस करने को तैयार हो जाता है। तो कॉम्प्लायंस बहुत ही ज़रूरी है और करना भी बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद आपका और धन्यवाद हमारे दर्शकों का कि आपने हमारे को इतना टाइम दिया। आपने सर हमारे को इतना टाइम दिया। तो और भी ऐसे पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें एमएसएमई संपर्क। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।